Hi everyone, Marcel Musarama Babri. Welcome to my channel Guru Sheetal, Class 9 History. France abolishes monarchy and becomes a republic from a chapter French Revolution. इन लास्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन यू कि किस तरह से नेशनल असेंबली बनी थी और फिर उन्होंने किस तरह से संविधान कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पीछे मेन मकसद क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव वॉज टू लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क। क्यों? मोनार्क जो किंग जो था बहुत तानाशाह किस्म का था। लेकिन अब लुइस 16 जो थे उनके पास से कोई भी चारा नहीं बचा था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कॉन्स्टिट्यूशन को जो नेशनल असेंबली ने बनाया। अब इस टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि फ्रांस ने मोनार्की जो थी किस तरह से उसको एबॉलिश करा, किस तरह से उसको ख़त्म किया और फिर वो एक रिपब्लिक कंट्री बना। ठीक है, रिपब्लिक जहाँ पे इलेक्शन हो। ठीक है, इलेक्शन लोगों के द्वारा चुना हुआ जो प्रतिनिधि है, ठीक है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो आपका हेड है। तो वो किस तरह से एक तानाशाही शासन का अंत हुआ और किस तरह से फ्रांस रिपब्लिक बना, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी तक हमने आपको बताया कि किस तरह से मतलब कि लुइस 16 ने मजबूरी में आकर के कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था। अब अंदर से जो है वो बहुत संतुष्ट नहीं था कौन? लुइस 16। और सिचुएशन ऑफ द फ्रांस कंटिन्यू टू बी टेंस्ड। लुइस 16 ने हालांकि साइन कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को जो नेशनल असेंबली ने बनाई थी, लेकिन फिर भी उसके दिमाग में कुछ चल रहा था कि नहीं भाई, मैंने अपना पावर जो है फिर से रिगेन करना है। स्टिल ही वॉज ट्राइंग टू रीगेन द पावर। अब पावर को अगर उसको रिगेन करना है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही भाई। ठीक है, और उसके मुख्य परेशानी का कारण जो था वो नेशनल असेंबली थी। अब तो नेशनल असेंबली को भी सामने से अपने रास्ते से उसको हटाना था। तो इसके लिए उसने क्या करा, एक सीक्रेट नेगोशिएशन करी। ठीक है, गुप्त रूप से एक समझौता किया। किससे? प्रुशिया के राजा से उन्होंने एक समझौता किया। और फ्रांस में जिस तरह से नेशनल असेंबली उभर करके आ रही थी और राजा के पावर को लिमिट कर रही थी, तो फ्रांस के आसपास के जितने भी छोटे बड़े राजा थे वो भी परेशान हो गए थे, वो भी चिंता में थे। राजा है तो राजा का साथ तो देगा ही देगा। तो इस तरह की जो टेंशन जो बढ़ रही थी ना, कहाँ पे? फ्रांस में। तो फ्रांस में उसके आसपास की कंट्रीज़ में, तो प्रुशिया ने जो क्या करा, किसका साथ दिया? फ्रांस का। अब उनकी प्लानिंग क्या थी कि जितने आसपास के जितने राजा थे उनकी प्लानिंग थी, स्पेशली प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया के, दे मेड ए प्लान टू सेंड ए ट्रूप टू पुट डाउन द इवेंट दैट वाज टेकिंग प्लेस इन फ्रांस सिंस समर 1789। ऑस्ट्रिया भी सामने आ चुका था, लेकिन ये प्लानिंग जो है ना फेलियर हो गई। क्यों? This planning was completely failure because the National Assembly voted in April 1792 to declare war against Prussia and Austria. अब उनको भी खबर मिल गई है कि नहीं, राजा तो अकेले अपना दिमाग चला रहे थे। यहाँ पे पूरी पूरी नेशनल असेंबली थी, उन्हें भी मतलब कि थोड़ी सी समझ में आ गई कि कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो उन्होंने प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। अब क्या था कि जो थाउजेंड्स ऑफ द वॉलेंटियर्स, क्योंकि लोग तो अगेंस्ट में थे राजा के तो अगेंस्ट में थे, अब नहीं चाहते थे वो दोबारा जो है राजा फिर से जो है फुल फ्लेज मोनार्की में आ जाए, नेशनल असेंबली ख़त्म हो जाए। ठीक है, वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे। वॉलेंटरली अपने मर्जी से ही कई लोग जो है छोटे बड़े गांव से, एक फ्रांस में आसपास से जितने लोग थे फ्रांस में, ठीक है, वो सामने आए, स्पेशली थर्ड स्टेट के लोग। ठीक है, किस लिए? नेशनल असेंबली को हेल्प करने के लिए। एंड दे जॉइंड अ आर्मी। द पीपल ऑफ फ्रांस दे फॉट अगेंस्ट प्रुशिया एंड ऑस्ट्रिया। जो प्रुशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में जो लड़ाई लड़ी गई थी, आप फ्रांस को देखिए जरा, मैप स्क्रीन पे आपको मैप नज़र आ रहा था। प्रुशिया और ऑस्ट्रिया आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो ये जो प्रुशिया है, उस ज़माने में प्रुशिया था, आज के ज़माने में ये जर्मनी है। ठीक है, तो जिस तरह से मतलब कि ये लोगों ने फाइट बैक करने की कोशिश करी, तो ये वॉर जो था, याद रखिएगा, जिस तरह से वॉलेंटियर्स सामने आए, उन्होंने आर्मी को ज्वाइन करा,
तो उनका मेन मकसद ये नहीं था कि ऑस्ट्रिया और प्रुशिया और दूसरे कंट्री से लड़ाई करना। मेन मकसद जो लड़ तो रहे थे, लेकिन दे सॉ द वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट द किंग एंड ऑटोक्रेसी ऑल ओवर द यूरोप। पूरे यूरोप के अंदर इसी तरह का तानाशाह था, मनार्की थी। फाइन। जो इस तरह के तानाशाही राजा हुआ करते थे, तो वो आम जनता की नहीं सुनते थे। तो ये जो लड़ाई जो थी इस वक्त ऑस्ट्रिया प्रशिया के अगेंस्ट, इसको लोगों ने किस तरह से देखा? अ वॉर अगेंस्ट किंग एंड द एट्रोक्रेसीज इन द होल यूरोप। पूरे के पूरे यूरोप में इसी तरह, जैसे फ्रांस के बारे में हमने देखा कि किस तरह से राजा अपनी मनमानी करता था, नॉबल्स अपनी मनमानी करते थे, और जो थर्ड स्टेट के लोग थे वो बेचारे मतलब कि परेशान रहते थे। और क्योंकि ये युद्ध जो था देशभक्ति से प्रेरित था, मोनार्की या डिक्टेटरशिप का खात्मा करना चाहते थे, मोनार्की को एबॉलिश करना चाहते थे, तो लोगों में देशभक्ति के गाने उन्होंने भी खूब गाया, ठीक है। और उसमें सबसे फेमस था मार्शले। मार्शले भी एक पैट्रियोटिक सॉन्ग हुआ करता था, जिसे रॉजर डी ले इसले ने लिखा था, उन्होंने कंपोज किया था। और पहली बार ये मार्शले जो गीत था कब गाया गया? जो वॉलेंटियर्स वगैरह जो सामने आए थे लड़ने के लिए उनकी आर्मी अगेंस्ट द प्रेशिया एंड ऑस्ट्रिया। जब मार्शल एक जगह का नाम है फ्रांस में, ठीक है, वहाँ से पेरिस तक जब ये लोग आगे बढ़े, तो ये गाना गाते हुए, देशभक्ति का मार्शले ये लोग गाते हुए निकले थे। तो आज ये जो मार्शले है, मार्शलेज जो है फ्रांस का नेशनल एंथम है। फाइन। अब हम देखेंगे कि जो a large section of the population जो था, they were convinced that the revolution had to carried further। उन्हें कब पहले कि ठीक है अभी तो इतना हो गया, लेकिन अब हम संतुष्ट नहीं है, रेवोल्यूशनरीज भी संतुष्ट नहीं थे। वो लोग चाहते थे कि इस रेवोल्यूशन को, क्रांति को हम आगे बढ़ाएं। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो थी ना, वो ख़त्म तो हो गई थी, लेकिन उसमें एक सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम जो क्या थी कि जो राइटिंग वोट्स जो थे ना, वो किसको थे? रिचर सेक्शन को थे, रिचर सेक्शन को थे। लास्ट सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द फ्रांस वॉज इन फेवर ऑफ कैरिंग आउट दिस रेवोल्यूशन। क्रांति का दौर चल रहा था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो 1791 में बना था, पॉलिटिकल राइट सिर्फ रिचर सेक्शन को दिया गया था, और राइट टू वोट फॉर द वीकर सेक्शन, उसकी एक लड़ाई थी। अब इसका रिज़ल्ट क्या निकला? रिज़ल्ट ये निकला कि जो फ्रांस में जो है ना, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है ना, पॉलिटिकल क्लब्स, वो निकल कर आ रहे थे, छोटे बड़े पॉलिटिकल क्लब्स, क्योंकि अब सब लोग क्रांतिकारी विचार के हो गए थे, अवेयरनेस आ चुकी थी लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये जो पॉलिटिकल क्लब बन रहे थे, वो एग्जैक्टली कर क्या रहे थे? दे यूज टू डिस्कस द गवर्नमेंट पॉलिसीज़, उनकी क्या है, उनकी प्लानिंग्स क्या है, ठीक है। और उन लोगों ने एग्जैक्टली क्या करना है, उन लोगों ने, मतलब जो पॉलिटिकल क्लब्स हैं, तो और वो डिमांड्स भी किया करते थे। और इसमें सबसे मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल क्लब जो था, वो जैकबिन्स क्लब हुआ करता था। कौन सा क्लब? द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट पॉपुलर, द मोस्ट सक्सेसफुल of these political club, it was that of the Jacobins, ठीक है। तो जैकबिन्स क्लब के बारे में भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बताएंगे, ठीक है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर मोनार्की का अंत हुआ, ऑस्ट्रिया प्रेशिया को हरा करके अगर लुई 16 की हार हुई, तो आगे लुई 16 के साथ क्या हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आई लेट यू नो दैट व्हाट हैपेंड with Louis XVI after the monarchy was abolished। और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से फ्रांस जो है रिपब्लिक बना, वोटिंग राइट्स ऑफ वोट लोगों को मिले। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप ऑन रीडिंग द बुक। थैंक यू।